ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। तमिलनाडु के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महाबलीपुरम में 74 जिला अध्यक्षों के साथ पार्टी संगठन की करेंगे बैठक। आयोजित कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। E20 फ्यूल के खिलाफ आम आदमी पार्टी का टाउन हॉल। केजरीवाल के साथ देश भर से जुड़ेंगे लोग। केजरीवाल ने कहा सरकार इसे वापस ले, इस पर चर्चा करें। जिनकी गाड़ियां खराब हुई वो भी पहुंचेंगे। E20 मुद्दे पर गडकरी को घेरने की तैयारी। आज से अनशन पर बैठेंगे एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला। अपना निजी विरोध जारी रखने की कही बात। आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर पीएम मोदी, जो टिल्लू कॉटेज जैसे डिजाइन वाले भोगापुरम एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। 5000 करोड़ है इसकी लागत। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर पीएम मोदी ने जारी किया नया वीडियो। कहा मुझे अपशब्द कहने वाली गुमराह बच्चों को मैं माफ करता हूँ। पीएम मोदी के नए वीडियो पर कांग्रेस का तंज। कहा देश इनसे माफी की मांग कर रहा है और इन्होंने देश को ही माफ कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत तिपके का बड़ा बयान। का अपशब्द कहना कोई अपराध नहीं। आंदोलन में एक युवती ने पीएम मोदी के लिए कहे थे अपशब्द। लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने लिया साधु का भेष। शिवलिंग की पूजा। बीते दिन संसद परिसर में पप्पू यादव ने कथित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लिया था संत का भेष। महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा। उफनती नदी में बही कार, मां बेटियों की बॉडी बरामद। पेड़ से चिपककर पति ने बचाई जान। सड़कों पर पशुओं के हादसों में लिया जाए मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए कानून में संशोधन करें। इस हफ्ते ईरान पर हमला कर सकते हैं अमेरिका और इजरायल। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट में दावा। बिजली प्लांट, रिफाइनरी होंगे निशाने पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ईरान पर खत्म हो रहा भरोसा। हॉर्मुज स्ट्रेट अब भी बंद। ईरान ने अमेरिका के दावे को किया खारिज। कहा बिना इजाजत नहीं गुजरेंगे जहाज। सेंटकॉम ने हॉर्मुज के खुले होने की कही थी बात। स्पेन में घुसने पहुंचे 60,000 प्रवासी। 34 अफ्रीकी प्रवासियों की गई जान। मोरक्को से समुद्र में तैर कर आए थे। बॉर्डर पर सेना ने रोका तो मची भगदड़। इटली ने स्पेन के साथ शेंगेन समझौता रोका। सेव्टा में 50,000 प्रवासियों के घुसने के बाद पीएम मेलोनी का बड़ा कदम। फैसले की प्रधानमंत्री सांचेज ने की निंदा। टैरिफ की धमकी से नाराज हो गया था भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने का दावा। कहा टकराव में 11 विमान मार गिराए थे। भारत और भूटान के बीच ऐतिहासिक समझौता। विकास परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हुए हस्ताक्षर। भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के तहत विकास परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए दी 4 महीने की राहत। कहा युद्ध जैसी स्थिति माना जाए। RERA कानून में भी युद्ध के हालात में प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ाने का प्रावधान। कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटे। 200 रुपए से ज्यादा की हुई कटौती। रेस्टोरेंट, होटल और चाय की दुकान वालों को होगा सीधा फायदा। फेक करेंसी पर RBI का बड़ा फैसला। बैंकों को दिया ब्रांचों में डिटेक्शन मशीन लगाने का आदेश। जाली नोट पकड़े जाने पर उसे तुरंत जब्त करेगा बैंक। गलवान के 6 साल बाद आज फिर से खुलेगा ऐतिहासिक सिल्क रूट। नाथुला दरी से शुरू होगा व्यापार। एशिया को यूरोप और मिडिल ईस्ट से जोड़ता है ये मार्ग। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम। चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें। मरते मरते सभी को बता जाएंगे। केंद्र सरकार इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी में बगावत हो गई है। एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं और अब बीजेपी को फिर बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।
इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जोरों पर हैं। दरअसल पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बायो अपडेट कर दिया है और अब उनके अपडेटेड बायो में बीजेपी या राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइफ लॉन्ग फॉलोअर बताया है। बताया जा रहा है कि पूनावाला ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए इस्तीफे की वजह साफ नहीं हो पाई है। अब सवाल है कि क्या शहजाद पूनावाला राजनीति छोड़ रहे हैं, और अगर हाँ तो क्यों छोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में शहजाद पूनावाला ने एक्स पर अपने पुराने इंटरव्यू के कुछ वीडियो क्लिप शेयर किए। वीडियो में उन्होंने बताया कि वो सक्रिय राजनीति से दूर होने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं लगभग 18-19 सालों से सक्रिय राजनीति में हूँ। मैंने बहुत कम उम्र में शुरुआत की थी और अब उस मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां मैं पहुंचना चाहता था। पूनावाला ने आगे बताया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार कार्यकाल हासिल करने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला किया था। हालांकि बाद में उन्होंने बीजेपी की मदद करने के लिए थोड़ा और वक्त राजनीति में रहने का फैसला किया, लेकिन अब उन्हें लगता है कि सक्रिय राजनीतिक जीवन से आगे बढ़ने का समय आ गया है। शहजाद के इस्तीफे की चर्चा ऐसे वक्त में हो रही है जब पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है। विपक्ष ने हाल ही में दावा किया था कि ये सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। ऐसे में मोदी सरकार में शामिल नेताओं को भी अपने भविष्य को लेकर डर लग रहा है। यही वजह है कि वो पाला बदलते दिखाई दे रही हैं। साल 2020 में हुए दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद को यूएपीए के तहत जेल में रखा गया है। न उन्हें जमानत मिल रही है और न ही उमर खालिद का ट्रायल ही शुरू हो रहा है, बल्कि बार बार खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी जा रही है। उमर खालिद की जमानत अर्जी 3 बार खारिज हो चुकी है। 4 जुलाई को निचली अदालत ने उमर खालिद और शरजुल इमाम की जमानत अर्जियां खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामलों में जमानत के सवाल को एक बड़ी बेंच के पास भेजा है। वही अब उमर खालिद ने कड़कड़ुमा कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की रेगुलर जमानत अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत अर्जी पर भी नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस उस वक्त जारी किया जब ठीक ऐसे ही एक मामले में 12 साल से जेल में बंद यूएपीए आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दे दी थी कि धीमी सुनवाई से अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उमर खालिद मामले में भी कुछ ऐसा ही फैसला हो सकता है। वही उमर खालिद मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की गई है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली पुलिस अपने जवाब में क्या कुछ कहती है और अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है। कश्मीर में फिर पहलगाम जैसा हमला, पहले नाम पूछा फिर गोली मार दी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने गैर स्थानीय मजदूरों को निशाना बनाकर दहशत फैलाने की कोशिश की है। कुलगाम के केलम इलाके में शुक्रवार रात करीब 8:15 से 8:30 बजे 2 हथियारबंद आतंकी एक ईंट भट्टे पर पहुंचे और वहां काम कर रहे मजदूरों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले दोनों मजदूरों से उनका नाम पूछा और इसके बाद बेहद करीब से उन पर गोलियां चला दी। अचानक हुई इस फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमले के दौरान करीब 3 से 4 राउंड गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। दोनों मजदूर ईंट भट्टे के पास ही किराए के एक मकान में रहते थे। हमले के बाद दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना में छत्तीसगढ़ के रहने वाले 24 वर्षीय दीपक रात्रे को गोली लगी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं 28 वर्षीय भूपिंदर भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक भूपिंदर के सीने के दाहिने हिस्से में गोली लगी थी। उनकी हालत गंभीर बताई गई। वहीं दीपक रात्रे की मौत की खबर जैसे ही उनके परिवार और गांव तक पहुंची, वहां मातम छा गया। दीपक अपने पीछे पत्नी और एक छोटे बच्चे को छोड़ गए। उनके निधन से छत्तीसगढ़ के बुंदेली और हरदिड़ी गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने इस घटना पर दुख जताते हुए दीपक को श्रद्धांजलि दी। हमले की सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया ताकि हमलावरों का पता लगाया जा सके। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। इस हमले के बाद अब आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है।
टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा मुखौटा संगठन माना जाता है। संगठन की ओर से आने वाले दिनों में और हमले करने की धमकी दिए जाने की बात भी सामने आई है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब सिर्फ हमलावरों को पकड़ने की चुनौती नहीं बल्कि इस तरह के संभावित हमलों को रोकना भी बड़ी चुनौती बन गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद उन्होंने पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से बात की। उपराज्यपाल ने सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज करने और हमलावरों को जल्द से जल्द खत्म करने के निर्देश दिए। उन्होंने मृतक मजदूर के परिवार के प्रति संवेदना जताई और घायल मजदूर के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। कुलगाम की यह घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि कश्मीर में इससे पहले भी आतंकियों ने गैर स्थानीय मजदूरों को निशाना बनाया है। फरवरी 2024 में श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में आतंकियों ने पंजाब के रहने वाले अमृतपाल सिंह और रोहित मसीह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस तरह की घटनाओं का मकसद सिर्फ जान लेना नहीं बल्कि कश्मीर में काम करने वाले गैर स्थानीय लोगों के बीच डर पैदा करना और आम जनजीवन को प्रभावित करना भी माना जाता है। कुलगाम में हुआ यह हमला ऐसे समय में सामने आया जब कश्मीर में पहले से ही सुरक्षा एजेंसियां आतंकी गतिविधियों को लेकर सतर्क हैं। इससे पहले अनंतनाग के लाल चौक क्षेत्र में अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना भी सामने आई थी। वहीं पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। पहलगाम के बाद कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने कई स्तरों पर अभियान तेज कर दिए थे। अब कुलगाम में मजदूरों को निशाना बनाए जाने से एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या आतंकी संगठन गैर स्थानीय कामगारों को डराने की रणनीति पर लौट रहे हैं। हालांकि इस हमले के पीछे आतंकियों का अंतिम उद्देश्य और पूरी साजिश जांच के बाद ही साफ होगी। फिलहाल सुरक्षा बलों का फोकस हमलावरों की पहचान करने, उन्हें पकड़ने और इलाके में किसी भी संभावित आतंकी गतिविधि को रोकने पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। इसके बावजूद देश की लचर शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा। पेपर लीक के सिलसिले थमने का नाम नहीं ले रहे। अभी तक नीट पेपर लीक के दोषियों को सजा भी नहीं मिली कि एक और मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। जी हां, इस बार ये घटना ओडिशा में घटी है। राज्य में मेडिकल पीजी परीक्षा के दौरान सवालों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया कि 27 जुलाई को 2023 से 26 बैच के पीजी छात्रों की जनरल सर्जरी की थ्योरी परीक्षा के दौरान ऑल ओडिशा मेडिकल पीजी परीक्षा के प्रश्न पत्र की तस्वीरें व्हाट्सएप पर शेयर की गई। अधिकारियों के मुताबिक ऐसा लगता है कि तस्वीरें परीक्षा हॉल के अंदर से ली गई थी, यानी कोई शख्स सेंटर के अंदर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाने में कामयाब रहा। इस घटना के सामने आने के बाद ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले ने देश भर में हो रही तमाम परीक्षाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि MKCG मेडिकल कॉलेज के डीन प्रोफेसर हरिकृष्ण दलाई का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला पुराने पेपर लीक जैसा नहीं लगता, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर इसी तरह एक के बाद एक पेपर लीक होते रहेंगे तो छात्र इस सिस्टम पर भरोसा कैसे कर पाएंगे। इसे लेकर कांग्रेस ने भी राज्य की एनडीए सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक को घेरा है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि एक और पेपर लीक। खबर है कि ओडिशा मेडिकल पीजी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। MD या MS कोर्स 2023 से 26 बैच में जनरल सर्जरी थ्योरी परीक्षा थी, जिसके प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो गए। जब एक निजी मेडिकल छात्र तक ये प्रश्न पहुंचे तब जाकर कॉलेज प्रशासन को पता चला। उससे पहले पूरा सिस्टम सोया हुआ था। एक तरफ नरेंद्र मोदी सिर्फ रीलबाजी में व्यस्त हैं और दूसरी ओर पेपर लीक माफिया डबल इंजन सरकार के सिस्टम में सेंधमारी कर रहे हैं। शर्मनाक। पेपर लीक के इन मामलों ने बीजेपी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब तक युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ होता रहेगा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस मामले की जांच में क्या निकलकर सामने आता है और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच करीब 17 सालों से चला आ रहा वैवाहिक विवाद आखिरकार समाप्त हो गया। दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक को मंजूरी दी थी। अदालत को बताया गया कि दोनों ने मध्यस्थता के जरिए अपने सभी विवाद सुलझा लिए हैं और एक दूसरे के खिलाफ लंबित मामलों को भी वापस लेने पर सहमति बना ली है। सुप्रीम कोर्ट में उमर अब्दुल्ला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता
कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि दोनों पक्ष अपने सभी मतभेद सुलझा चुके हैं और अब वो विवाह को समाप्त करना चाहते हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने दोनों की संयुक्त सहमति को स्वीकार करते हुए विवाह समाप्त करने का आदेश पारित किया। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला और पायल की शादी 1994 में हुई थी। दोनों के 2 बेटे हैं। हालांकि साल 2009 के आसपास दोनों अलग रहने लगे थे। बाद में ये विवाद अदालत तक पहुंचा और पिछले कई सालों से तलाक का मामला न्यायिक प्रक्रिया में लंबित था। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा था, जिसके बाद बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता निकला। मध्यस्थता के सफल रहने के बाद दोनों ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उनका विवाह आपसी सहमति से समाप्त कर दिया जाए। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि दोनों पक्ष लंबित कानूनी मामलों को वापस लेने और आगे किसी प्रकार का विवाद न रखने पर सहमत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए तलाक की मंजूरी दे दी। इस फैसले के साथ उमर अब्दुल्ला और पायल के बीच करीब 1.5 दशक से अधिक समय से चल रहा कानूनी विवाद समाप्त हो गया। अदालत के फैसलों को दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान के रूप में देखा जा रहा है। अब दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे, जबकि उनके बीच लंबे समय से लंबित वैवाहिक विवाद का भी औपचारिक अंत हो गया है। अब चलिए थोड़ा सा उमर अब्दुल्ला और पायल के बारे में जान लेते हैं। उमर अब्दुल्ला भारत के प्रमुख राजनेताओं में से एक है। वे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष हैं। उनका जन्म 10 मार्च 1970 को रोजफोर्ट, एसेक्स, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी एक मशहूर नेता है। तो वहीं पायल अब्दुल्ला, जिनके शादी से पहले नाम पायल नाथ था, वो दिल्ली के एक परिवार से हैं। उनके पिता मेजर जनरल रामनाथ भारतीय सेना में अधिकारी रहे थे। उनका परिवार मूल रूप से लाहौर से था और विभाजन के बाद भारत आ गया था।